अब हमने बात करनी है लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म हमारे वो सारे पौधे हैं जो कि फूलदार पौधे हैं और जिनमें फल भी बनता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सारा जो साइक्लिक फिनोमिनॉन है आपको एरो के थ्रू दिया गया है। पेपर में एक बार सवाल आ चुका है कि डिस्क्राइब द एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल, डिस्क्राइब व्हाट डू यू नो अबाउट डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये जो सारी टर्म्स हैं जिन पे मैं स्ट्रेस दे रही हूँ लेक्चर के दौरान, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उनको गौर से सुनेंगे और इनको प्रैक्टिस करेंगे। तो हम यहाँ एक हिस्से से स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ फ्लावर से। फ्लावर जो है ये तौलीद का, जैसे मैंने आपको बताया, रिप्रोडक्शन का पार्ट है पौधे का, और ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी एक फूल में मेल और फीमेल दोनों पार्ट भी हो सकते हैं। बाज़ जो फूलदार पौधे हैं वो ऐसे फूल भी बनाते हैं जिसमें किसी एक में मेल पार्ट होगा, किसी एक में फीमेल पार्ट होगा। तो अगर फीमेल पार्ट और मेल पार्ट अलग अलग फूलों में है तो हम उन्हें कहेंगे फ्लावर्स विद सिंगल सेक्स। और अगर दोनों पार्ट्स एक ही फूल पे पाए जाते हैं, जो कि ज़्यादा आप देखते हो, तो इसको हम कहेंगे हर्मेफ्रोडाइट। अब आप यहाँ देखते हो कि माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमन है और मेगास्पोरोफिल कार्पल है। स्टेमन में पोलन सैक्स के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं जिसे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है, और इसी तरह मेगास्पोरोफिल कार्पल के अंदर ओव्यूल बनता है जो कि मेगास्पोरेंजियम है, और इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल बनता है। दोनों मदर सेल्स 2n हैं और दोनों मदर सेल्स हमेशा मियोसिस के नतीजे में हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो दोनों से मेगास्पोर्स बनेंगे, एक से बनेगा एम्ब्रियो सैक और एक से बनेगा पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन पॉलिनेशन के अमल के दौरान स्टिग्मा पे आकर गिरता है, स्टिग्मा को खोखला कर देता है और उसके अंदर एक लंबी सी ट्यूब बनाता है जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं। इस ट्यूब के नतीजे में जो स्पर्म न्यूक्लियस होते हैं वो एग तक रीच करते हैं। तो पॉलिनेशन के अमल के नतीजे में आपने देखा पोलन ट्यूब बनी, एंथर से जो है पोलन ग्रेन्स वो आकर फूल के फीमेल पार्ट कार्पल के स्टिग्मा पर गिर गए। यहाँ पर आप देखेंगे वेस्टिजियल मेल प्रोथैलस बनेगा। इसको भी प्रोथैलस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मुकम्मल पार्ट नहीं है पौधे का। तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन बनेगी क्योंकि ये पीछे से मियोसिस करके बनी है, तो इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है। अब यहाँ 2 मेल गैमेट बनेंगे, 2 मेल न्यूक्लियाई बनते हैं, और फीमेल में अगर हम देखें तो वेस्टिजियल फीमेल प्रोथैलस बनता है जो कि उसकी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन को पैदा करता है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि एक एग न्यूक्लियस बनता है और 3 एंटीपोडल सेल्स और 2 सिनर्जिड्स बनते हैं। कुछ सेल्स होते हैं इस अमल के दौरान ख़त्म भी हो जाते हैं, तो 3 और 2 सेल ये 5 और एक एग 6 सेल आप देख रहे हैं कि टोटल यहाँ पर बने हैं। तो जनाब यहाँ पर पोलन ट्यूब बनी। अब आपने देखा कि 3 एंटीपोडल सेल्स बने, 2 सिनर्जिड सेल्स बने, 2 पोलर न्यूक्लियाई बने। सिनर्जिड सेल्स और जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं इनकी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए इसके आगे निशान लगा के इसको बंद कर दिया गया। अगर आप देखें तो एग के साथ एक न्यूक्लिया मिल जाता है, ये जाइगोट पैदा करता है, और जो बाकी का एक न्यूक्लिया रह गया था वो पोलर 2 न्यूक्लिया के साथ मिल जाता है। 2 न्यूक्लिया ये हैं, एक मेल न्यूक्लिया ने इसके साथ अटैचमेंट कर दी तो 2 और जमा 1 3 हो गए। तो इसीलिए इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 न्यूक्लियस का मिलाप हुआ है। इसकी डेवलपमेंट से पौधे के अंदर एंडोस्पर्म बनता है जिसमें स्टोर्ड फूड होता है जो कि सीड को ज़िंदा रखने में मददगार साबित होता है और एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स वगैरह मुहैया करता है, उसको ज़िंदा रखने में मदद देता है। अब अगर हम इधर बात करें तो एग के साथ स्पर्म न्यूक्लिया ने जो मिलाप किया वो उसके नतीजे में जाइगोट बन गया। ये 2n होगा क्योंकि एक n जो है इन्होंने मिला है, आपस में मिलाप किया है। तो जाइगोट जो है जब मल्टीसेलुलर बॉडी बन जाएगा तो इसको हम कहेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो सीड के अंदर होगा और एम्ब्रियो के 2 पार्ट्स होते हैं, रेडिकल और प्रोम्यूल, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। क्योंकि यहाँ पर 2 जगह फर्टिलाइजेशन हुई है, एक जगह जाइगोट बना है और एक जगह एंडोस्पर्म बना है, इसलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। याद रखें डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होती है। अब मैं आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने लगी हूँ जो कि है पार्थिनोकार्पी। तो कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, पौधों की हम बात कर रहे हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन के बगैर जो है वो अमल जो है वो जारी रहता है रिप्रोडक्शन का। उसके नतीजे में सीड नहीं बनता। सीड तब बनेगा जब टेस्टा वगैरह बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, एम्ब्रियो अंदर मौजूद होगा और जो फल है वो पूरा पक जाएगा, वो पूरी सीड फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन होगी। लेकिन हर जो आप देखते हैं कि फल है उसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होती। और कुछ हम ह्यूमन बींग्स ने भी अपनी लेबॉर्ट्री टेक्निक्स की मदद से सीडलेस प्लांट्स के ऊपर भी तहकीक की है और लेबॉर्ट्री कंडीशंस की मदद से हम इस काबिल हुए कि हम ऐसे पौधे भी पैदा कर सकें कि जिसमें सीड ना बने। लेकिन हमें पौधों की जो रिप्रोडक्शन का सिलसिला है उसको कायम रखने के तरीके और मिल जाए।
तो बनाना, पाइनएप्पल जिसे आप अनानास के नाम से जानते हो, इसके अलावा ऑरेंजेस संतरे, ग्रेप्स अंगूर, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको पार्थिनोकार्पी की डेवलपमेंट के थ्रू पैदा किया गया है। It is due to hormonal imbalance. Usually high oxygen levels occur in these ovaries. Parthenocarpy is sometimes artificially induced for commercial purposes by adding auxins in tomatoes and peppers. कुछ जो पौधे हैं उनमें ऑक्सीजन की जो मिकदार होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें सीड नहीं बनता, तो वो दूसरे तरीक़ों से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब क्योंकि हमें अपने बेनिफिट्स को भी देखना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, इसलिए ऑक्सीजन जो है कि प्लांट हार्मोन है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, इसको सिंथेसाइज कर लिया गया है और इसको हम खुद भी जो बीज बनाने वाले पौधे हैं उनमें खुद भी लगा देते हैं ताकि हमें सीडलेस जो फ्रूट्स हैं वो भी हासिल हो सकें, और जो फल है उसका जो पल्प है, उसका जो बाकी का हिस्सा है, उसको ज़्यादा मुफीद तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो ये अमल कहलाता है पार्थिनोकार्पी, जिसमें कि बीज नहीं बनती। अगला ही हमारा छोटा सा टॉपिक है सीड डोरमेंसी। बीज जो है अगर वो इनएक्टिव हो जाए, इनएक्टिविटी पीरियड में दाखिल हो जाए और वो अपने आप को ज़िंदा रखे और इस अमल के नतीजे में एम्ब्रियो जो है वो सीड के अंदर महफूज भी रहे, लेकिन क्योंकि इतने साल खुराक के बगैर तो ज़िंदा नहीं रह सकता, तो उसकी जो फिज़ियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है एम्ब्रियो की, इसके सेल्स की, वो रुक जाती हैं, सस्पेंड हो जाती हैं। तो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए एम्ब्रियो अपनी जो फिज़ियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि उसकी सेल्स के अंदर होती हैं उनको सस्पेंड कर देता है और अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान ये अमल करता है ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशंस को गुजार सके, जैसे कि हद से ज़्यादा गर्मी का मौसम, जैसे कि हद से ज़्यादा सर्दी का मौसम। दोनों मौसमों में जो पौधे होते हैं इस तरह के वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पानी कम मिल रहा है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सच एज वाटर स्कार्सिटी, और कम दर्जा हरारत जैसे कि सर्दियों की शदीद आप देखते हैं कि कंडीशन हो। तो ऐसे नतीजे में एम्ब्रियो जो है सीजेस एंड लिमिट्स इट्स ग्रोथ, यानी कि नहीं ग्रो करता, अपनी ग्रोथ को छोड़ देता है, कम कर देता है, स्लो कर देता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्लो कर देता है और उसकी रीज़न ये होती है ताकि वो सर्वाइव कर सके, क्योंकि पानी भी नहीं मिल रहा और दर्जा हरारत भी उसकी ग्रोथ के लिए मुनासिब नहीं है। तो ये टेम्प्रेरी कंडीशन होती है। ऐसी हालत में सीड को डोरमेंट सीड कहते हैं। सीड्स की जो डोरमेंसी कंडीशन है इसकी वजह से हम इंसान भी इस काबिल हैं कि सीड्स को हम अपनी यूज़ के लिए स्टोर करके रख लेते हैं और जब हमें दर्जा हरारत मुनासिब लगता है, जब ग्रोइंग पीरियड इनका आता है तो फिर हमें फिजिबल लगता है और हम सीड्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बो कर तो जो फसलें हैं, जो पौधे हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो जब एक बीज को जर्मिनेशन का मौका मिलेगा, उसे पानी मिलेगा, उसको दर्जा हरारत मुनासिब मिलेगा जो कि उसकी ग्रोथ को फिजिबल होगा, तो वो जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। जर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि जो एम्ब्रियो के दो हिस्से हैं, रेडिकल इब्तदाई जड़ बनाना शुरू कर देती है और प्लूम्यूल जो है वो इब्तदाई तना बनाना शुरू कर देता है। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक फिनोमिनॉन है सीड डोरमेंसी का। अगर सीड डोरमेंसी ना हो तो बीज इतनी ज़्यादा देर ज़िंदा ना रह सकें, एम्ब्रियो इतनी ज़्यादा देर ज़िंदा ना रह सकें और जो पौधे हर जगह दुनिया में पाए जाते हैं और हम बड़े बेहतर तरीके से पौधों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, बीजों से फ़ायदे ले सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी ना हो सके।